friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is molar absorptivity या एप्सिलॉन। हम इसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं क्योंकि ये हर कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल विच अंडरगोज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कोई एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जा रहा है या उसके ऊपर लाइट पड़ रही है और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसके अंदर पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रांजिशन, कि उस मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन पॉसिबल है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द साइज ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम, यानी कि उस जो मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमोफोर है उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। इसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की जगह मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। सपोज आपने एक सॉल्यूशन लिया एक सेल के अंदर, इस सेल की जो लेंथ है वो क्या है L, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है C। अब आप इसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को डालते हो जिसकी इंटेंसिटी I0। अब उसमें से उसका कुछ पार्ट, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें जो क्रोमोफोर ग्रुप है उसमें जो भी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस लाइट से, इस रेडिएशन से, उसके बेसिस पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें से क्या होगा, कुछ इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो बाहर इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी I। तो हम एब्जॉर्बेंस कितनी हो गई उसको यहां रखते हैं और पर कंसंट्रेशन यानी कि पर यूनिट कंसंट्रेशन और पर यूनिट लेंथ के से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हम उसका 1 मोल पर लीटर लेके चले कंसंट्रेशन और लेंथ सॉल्यूशन की एक या सेल की लेंथ हम 1 सेंटीमीटर लें तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों यूनिट हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, यानी कि उस एब्जॉर्बेंस को जो 1 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर लेंथ से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट जब पास होती है तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। और इसकी जो वैल्यूज हैं, ज्यादातर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0 to 10⁻⁶ की रेंज में आता है। और जब 10⁴ या उससे ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये वाला ट्रांजिशन जो है अलाउड है, इसकी इंटेंसिटी हाई है। लेकिन जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशंस जो है फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम आती है, यानी कि 10⁴ से कम, 0 to 10⁻3। तो किसी भी पीक की इंटेंसिटी अगर 10⁻3 या उससे कम है तो हम कह देते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कम है, और अगर उससे ज्यादा है तो हम कह देते हैं इंटेंसिटी क्या उसकी ज्यादा है। नाउ वी कैन सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लैम्बर्ट्स-बीयर्स लॉ। Suppose there is one conjugated diene which has molar mass equal to 110 grams per mole and absorptivity coefficient is 13,100 and concentration we have to find कि हम उस conjugated diene का मिथेनॉल में सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या कंसंट्रेशन लें, उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी अगर उसका एब्जॉर्बेंस क्या है 1.6 और उस सेल की जो लेंथ है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए लैम्बर्ट्स-बीयर्स लॉ को देखेंगे। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। अब इसमें ए की वैल्यू गिवन है हमें 1.6, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है हमें 13,100 और लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं तो इट कम्स अराउंड 1.22 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन जो आ रही है किस में आ रही है, मोल्स में आ रही है, और हमें किस में चाहिए, ग्राम्स में। तो हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। मीन्स की 1.23 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर ऑफ दैट conjugated diene if it is dissolved in methanol then we will get absorbance is equal to 1। तो ये हमारे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Suppose there is a solution having concentration 9.37 into 10 to power minus 5 mole per liter, and the length of the sample cell is 1 centimeter, and the light fallen on it is lambda max 235 nanometer, and absorbance of this solution is given 1.18. We have to find out the molar absorptivity. Then answer will be epsilon maximum will be equal to A upon Cl according to Lambert-Swier's law. So we have to put value of A and value of C and L. So we will get answer 1.26 into 10 to power 7 सेंटीमीटर पर मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से हम लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ पे अगर हमें चार में से कोई सी भी तीन चीज गिवन है, एप्सिलॉन, ए, सी, एल, तो हम क्या कर सकते हैं, चौथी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार वो एब्जॉर्बेंस की जगह क्या करता है, आपसे ट्रांसमिटेंस देता है या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछता है। तो सपोज वी नो दैट ए इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। सो ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ transmitted light divided by intensity of incident light. So percentage transmittance will be equal to I upon I0 into 100. तो इस तरीके से हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो सैंपल है उसमें से हमने पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अगर पास किया तो वो कितनी एब्जॉर्ब हुई या कितनी ट्रांसमिट हुई। तो जो इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को नोट करता है उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और अगर रेडिएशंस जो यूज हो रही है वो यूवी या विजिबल है तो हम उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखते हैं कि एक लैंप होता है। ये लैंप अगर हमें कंसर्न मॉलिक्यूल यूवी लाइट में एब्जॉर्ब करता है तो हम जनरली हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप लेते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब करता है तो हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप काम में लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप से जो हमें रेडिएशंस मिलती हैं वो 180 to 400 नैनोमीटर की रेडिएशन वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं, जबकि टंगस्टन फिलामेंट लैंप से हमें 400 to 800 नैनोमीटर की रेडिएशंस मिलती हैं। इन रेडिएशंस को हम एक्यूमुलेट करके इस तरीके से एक पैराबोला ग्लास होता है जो इनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और एक प्रिज्म के ऊपर डालता है। ये प्रिज्म ग्रेटिंग का काम भी करता है। इसमें सारी जो और रेडिएशंस होंगी अलग वेवलेंथ की वो सब डिस्पर्स हो जाएंगी, सारी अलग अलग हो जाएंगी। तो जो हमारी कंसर्न रेडिएशन है उसकी डायरेक्शन में मैंने यहाँ सीधा बनाया है, जरूरी नहीं कि वो सीधा हो, कई बार हमें ऊपर या नीचे भी करना पड़ता है इस वाले मिरर को, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सीधी आए, कई बार वो नीचे भी आती है। अगर वो हमारी कंसर्न रेडिएशन इस तरह से आ रही है तो हम यहाँ रखेंगे, और अगर ऊपर जा रही है तो हम वहां रखेंगे। तो मैंने अभी सीधा ड्रॉ कर दिया है। इसके रास्ते में पहले एक फिल्टर होता है जो कि इस बीम को क्या होता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अलाउ करता है, बाकियों को वो स्क्रीन कर देता है। ये मिरर इस बीम को फर्दर स्प्लिट करता है दो इक्वल हाफ्स में। एक हाफ जो है वो सैंपल में जाता है, यहाँ एक और मिरर होता है जो सैंपल सेल में जाता है, और दूसरी बीम जो है इस मिरर से टकरा के किसमें जाती है, प्योर सॉल्वेंट में, जिसमें कंसर्न मॉलिक्यूल या कंसर्न सब्सटेंस नहीं है। ये जो सैंपल सेल है जिसमें हम उसको सैंपल को या कंसर्न कंपाउंड को रखते हैं वो क्या होता है, क्वार्ट्ज का या सिलिका का बना होता है। उसे हम ग्लास का बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि ग्लास मोस्टली 300 नैनोमीटर पर बहुत ही ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम इस ऐसे किसी भी सब्सटेंस का सेल नहीं ले सकते जो खुद ही एब्जॉर्ब करता है, उससे हमारी जो वैल्यू है एब्जॉर्बेंस की और ट्रांसमिटेंस की वो डिफर कर जाएगी। लेकिन अगर हमें 300 से नीचे या 200 से नीचे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम पहले नाइट्रोजन गैस पास करते हैं, और अगर नाइट्रोजन गैस में भी स्पेक्ट्रा सही नहीं आ रहा तो फिर हम वैक्यूम का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 200 से नीचे खुद ही एब्जॉर्ब करने लग जाती है। तो अगर सैंपल में कहीं पे भी ऑक्सीजन होगी तो वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमें इसमें से जो ऊपर सैंपल के अलावा जो एयर है वो सब क्या करनी पड़ती है, रिमूव करनी पड़ती है।
फिर सैंपल से और सॉल्वेंट की फॉर्म में हम जनरली 95% इथेनॉल या वाटर या फिर एन-हेक्सेन काम में लाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंसर्न मॉलिक्यूल क्या है, उसका किस रेंज में एब्जॉर्प्शन आना है, कौन सी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं। ये दोनों बीम्स जब इसमें से ट्रांसमिट होके आती हैं तो अब इनकी इंटेंसिटी कुछ डिफर हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो एब्जॉर्ब करे, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिनमें ट्रांजिशन होंगे। तो इन दोनों की इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो एम्पलीफायर से हम चेक करके पहले डिटेक्टर के ऊपर आती है, डिटेक्टर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई के बाद रिकॉर्डर से हम क्या करते हैं, लॉग पेपर के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ हम रिकॉर्ड करते समय वाई एक्सिस के ऊपर ऑलवेज क्या करते हैं, लॉग ए या एप्सिलॉन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे लैम्डा को। इसलिए क्योंकि जो लॉग ए की वैल्यू है वो आपकी 0 से 10⁶ के बीच में आनी है, तो इसको प्रिफरेबली हम वाई एक्सिस पे लॉग पेपर के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसमें या तो एक या फिर कई ब्रॉड पीक होते हैं, जनरली एक या दो ही होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें क्रोमोफोर ग्रुप्स कितने हैं और उसमें कितने टाइप के ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ पीक्स मिलते हैं। ये ब्रॉड इसलिए होता है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हो, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी। तो जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो तो मॉलिक्यूल में रोटेशन और वाइब्रेशन अपने आप हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशन ट्रांजिशन अपने आप हो रहे हैं, इसीलिए आपको एक शार्प पीक नहीं मिलता, बल्कि एक या दो ब्रॉड पीक्स मिलते हैं। So this was the instrumentation and procedure of how to record UV visible spectrum. Presentation of UV visible spectrum. इसके लिए हम लॉग पेपर काम में लाते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे हमें जो वैल्यू ड्रॉ करनी है वो लॉग एप्सिलॉन या एप्सिलॉन लेनी है, जिसकी वैल्यू 0 to 10⁶ तक वेरी करती है, जो नॉर्मल ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं हो सकती। और एक्स एक्सिस पे हम लैम्डा मैक्स को ड्रॉ करते हैं। और इसके क्योंकि पीक्स हमेशा बैंड की फॉर्म में, ब्रॉड बैंड की फॉर्म में आते हैं, इसीलिए इनको डिनोट करने के लिए हर पीक के साथ हमें लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बतानी पड़ती है कि कितने लैम्डा पे मिला। यहाँ इसको देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये कितने लैम्डा पे मिला है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लैम्डा मैक्स काउंट करके ही साथ में लिखनी पड़ती है, और एप्सिलॉन मैक्स भी लिखते हैं। ये जो ग्राफ दिया है वो एसीटोन का है, एन-हेक्सेन सॉल्वेंट के अंदर, जिसका की पीक हमें 279 लैम्डा मैक्स पे और एप्सिलॉन या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट इसका 15 आता है। जबकि अगर हम बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रा देखें एन-हेक्सेन में, तो हमें 3 डिफरेंट पीक मिलते हैं। पहला पीक हमें 230 नैनोमीटर और 4.2 मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट पे मिलता है, जबकि दूसरा और तीसरा पीक हमें 282 एंड 2.9 और ये 272 और 3.1 पे हमें मिलता है। इस तरीके से हमें हर पीक के साथ उसकी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन की वैल्यू लिखना कंपलसरी होती है। अगर हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, हमें अननोन एक कंपाउंड दे दिया है और हमने उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया है, तो उसके एब्जॉर्बेंस को हम 1% 1 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है वो हमने 1% का बनाया है कंपाउंड का, 1 ग्राम को 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, और सेल की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इस तरीके से हम नॉन और अननोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को प्लॉट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान में रखने पड़ते हैं कि वो सॉल्वेंट कंसर्न कंपाउंड के रेंज में खुद एब्जॉर्ब ना करे, अगर करता भी है तो उससे बहुत दूर या उससे बहुत पहले एब्जॉर्ब करे, ताकि जो आपकी रेंज कंपाउंड की है उस कंपाउंड पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं,
फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट इन द वेवलेंथ रेंज बीइंग एग्जामिन्ड। जिस वेवलेंथ रेंज को आप एग्जामिन करने वाले हो, कम से कम उसके ऊपर उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्बेंस शो नहीं करनी चाहिए। 95% इथेनॉल, एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके अलावा क्लोरोफोम, एक्रिलोनाइट्राइल, बहुत सारे सॉल्वेंट्स को हम काम में ला सकते हैं। 100% इथेनॉल को हम कभी भी काम में नहीं लाते, हम 95% ही काम में लाते हैं, क्योंकि जो 100% इथेनॉल है उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लेते हैं, यानी कि इथेनॉल प्लस बेंजीन का एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्सचर लेके उसका डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमें 100% इथेनॉल प्योर फॉर्म में मिलती है। तो उसमें कुछ ट्रेसेस बेंजीन की रह जाती है और बेंजीन खुद एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को, तो इसी और काफी बड़ी रेंज में करता है, तो इसीलिए हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से जो डिस्टिल्ड होके हमें मिली है इथेनॉल, उसको हम काम में नहीं लाते। इट शुड गिव फाइन स्पेक्ट्रम। कई बार कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सॉल्वेंट के, वो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके उसके फाइन स्ट्रक्चर को भी, फाइन स्पेक्ट्रम को भी क्या करते हैं, ब्रॉड बना देते हैं। तो हमें उसी सेम कंपाउंड का एक से ज्यादा सॉल्वेंट में लेकर फिर देखना चाहिए कि वो कौन से सॉल्वेंट में फाइन स्पेक्ट्रम देता है। जैसे फिनॉल का अगर हम देखें तो फिनॉल का आइसोऑक्टेन में बिल्कुल इस तरीके से, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, आप शार्प पीक्स देख सकते हैं, हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन अगर फिनॉल को हम इथेनॉल में स्पेक्ट्रम लेने लगे, फिनॉल के लिए अगर हम इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट काम में लें, तो हम क्या देखते हैं, जैसे रेड कलर से मैंने दिखाया है, आपको एक ब्रॉड पीक मिलता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो पीक ब्रॉड हो जाता है। तो इसलिए हमें सेलेक्ट करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन ना हो। शुड नॉट चेंज लैम्डा मैक्स ऑफ द बैंड। ऐसा सॉल्वेंट ना लें जो उसके बैंड की लैम्डा मैक्स को ही चेंज कर दे। जैसे अगर हम एसीटोन का बात करें तो एसीटोन का स्पेक्ट्रम वाटर के बीच में अगर हम ले, वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो हमें ये 264 नैनोमीटर पे मिलता है, जबकि इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट लें तो 272 पे, और हेक्सेन काम में लेते हैं तो हमें 279 पे। तो इसीलिए हम प्रिफर करते हैं जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंटरेक्शन विद सॉल्यूट कम होता है, जैसे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, आइसोऑक्टेन को, ओवर पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, एक्रिलोनाइट्राइल एंड क्लोरोफोम। तो ये था सॉल्वेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया। दिस स्लाइड इज फॉर लोवेस्ट कट ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट्स लैम्डा मैक्स, कि इस वैल्यू के नीचे आप इन सॉल्वेंट्स को काम में नहीं ला सकते, क्योंकि ये खुद ही इसी लैम्डा मैक्स के ऊपर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे वाटर के लिए ये वैल्यू है 190 नैनोमीटर, एसीटोनाइट्राइल के लिए 190, एनहेक्सेन 195, साइक्लोहेक्सेन 195, आइसोऑक्टेन 195 और मिथेनॉल एंड 95% इथेनॉल बोथ एब्जॉर्ब्स at 205 nanometer. 1,4-dioxane, diethyl ether both absorb at 215, and dichloromethane absorbs 235, and chloroform 240, carbon tetrachloride 265 and benzene absorbs at 280. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंजीन क्या कर रहा है, 280 यानी कि जो बहुत ऊपर की रेंज है उसके ऊपर ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट बहुत ही कम चूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसीजर सॉल्वेंट्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन माई कमेंट बॉक्स. Share my channel, like my channel and subscribe my channel. Thank you.